गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे आज के क्लास में। आज मैं एमए सेमेस्टर थर्ड से पेपर CC3 CC9 जिसका नाम है पॉलिटिकल थॉट से यूनिट 3 का सेक्शन C, जिसमें हमें मॉन्टेस्क्यू सेपरेशन ऑफ पावर या अर्थात उसको हिंदी में हम कह सकते हैं मॉन्टेस्क्यू का शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। अध्ययन की सुविधा के लिए हमने इसे 4 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहले हम मॉन्टेस्क्यू के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे उसके पहले अध्याय में। तत्पश्चात हम मॉन्टेस्क्यू द्वारा शासन के प्रकार, जो उन्होंने बताया है कि शासन कितने प्रकार के होते हैं, इस विषय को इस अध्याय में रखेंगे, दूसरे अध्याय में। तत्पश्चात हम तीसरे अध्याय में उसके पृथक्करण थ्योरी के विषय में चर्चा करेंगे और हमारे चौथे अध्याय में हम मॉन्टेस्क्यू के सभी समग्र विचारों का निष्कर्ष निकालेंगे। इस प्रकार से हम इसे मूलतः 4 भागों में विभाजित करते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं हम। मॉन्टेस्क्यू सेपरेशन ऑफ पावर। चार्ली लुई द मॉन्टेस्क्यू का पूरा नाम था। इनका जन्म 1689 में हुआ था। यह एक फ्रांसीसी विचारक थे और इनके विचार जो थे वो सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में इन्होंने मौलिक योगदान दिया था। मॉन्टेस्क्यू समाज और राज्य को प्राकृतिक संस्थाएं मानते थे। उन्होंने लिखा है कि मनुष्य समाज में जन्म लेता है और राज्य के रूप में संगठित होता है, अतः समाज और शासन की उत्पत्ति की चर्चा करना व्यर्थ और निरर्थक है। मानवीय संस्थाओं का निर्माण स्वार्थ की आधारशिला पर नहीं होता, जैसा टॉमस हॉब्स बताते हैं। उत्तम शासन की संभावना शिक्षा और आदर्श पर आश्रित होती है, जिनके संयोग को नागरिक गुण कहा जा सकता है। इसके विपरीत ईर्ष्या और प्रभुत्व की लालसा निरंकुशता के मुख्य स्रोत बताए गए हैं। इस प्रकार मॉन्टेस्क्यू जो थे, उन्होंने जो अपने सिद्धांत को दिया वह सिद्धांत मूलतः टॉमस हॉब्स के सिद्धांत के विपरीत था। ठीक है, अब हम इसके अगले अध्याय अर्थात शासन प्रणाली के विविध रूपों की चर्चा अपने इस अध्याय में करेंगे। अपनी अमर कृति द स्पिरिट ऑफ द लॉज, जिसको हम लोग हिंदी में कानून की मूल चेतना भी कह सकते हैं, का प्रकाशन 1748 में हुआ था, जिसके अंतर्गत मॉन्टेस्क्यू ने शासन प्रणाली के वर्गीकरण का प्रयत्न किया है। इस वर्गीकरण के 2 आधार थे। पहला, शासन की प्रकृति अर्थात प्रभुसत्ता का सूत्र किस व्यक्तियों के समूह के हाथ में हो, और दूसरा, शासन का सिद्धांत अर्थात शासन को सुदृढ़तम और सर्वोत्तम बनाने के लिए शासक किस भावना से अनुप्राणित होता है। इसके अंतर्गत उन्हें शासन प्रणाली को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला भाग जो है वह गणतंत्र कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में रिपब्लिक भी कहते हैं। इसका दूसरा भाग राजतंत्र कहलाता है, जिसे हम लोग मोनार्की, और इसका तीसरा भाग निरंकुश तंत्र, जिसे डेस्पोटिज्म भी कहते हैं, कहलाता है। इसमें जो पहले 2 उत्कृष्ट शासन प्रणालियां हैं, तीसरी जो है जिसे डेस्पोटिज्म कहते हैं, निरंकुश तंत्र, वह निकृष्टम शासन की प्रणाली होती है। गणतंत्र में प्रभुसत्ता
पूरे जनसमुदाय या किन्हीं परिवारों के हाथों में रहती है। गणतंत्र का मूल सिद्धांत सद्गुण या सदाचार होता है। मॉन्टेस्क्यू ने गणतंत्र की दो उपश्रेणियां स्वीकार की है। पहला लोकतंत्र, जिसको हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं, और दूसरा जो है अभिजात तंत्र, एरिस्टोक्रेटीज कहते हैं, जिसे लोकतंत्र के उदाहरण प्राचीन यूनान और रोम में मिलते हैं, जहां प्रभुसत्ता संपूर्ण जन समुदायों के हाथ में रहती थी। इसके गुण देश प्रेम, समानता में विश्वास और सर्वहित के लिए व्यक्तिगत सुख के त्याग की भावना होती है, जबकि अभिजात तंत्र का उदाहरण तात्कालीन वेनिस गणराज्य था, जहां प्रभुसत्ता का सूत्र अभिजात वर्ग ने संभाला रखा था। इसका आवश्यक गुण शासक वर्ग के सदस्यों के व्यवहार और आकांक्षाओं में संयम की प्रधानता होती है। अब हम इनके शासन प्रणाली के दूसरे महत्वपूर्ण तत्व अर्थात राजतंत्र, जिसको हम लोग मोनार्की भी कहते हैं, उसके बारे में उल्लेख करेंगे। राजतंत्र के अंतर्गत कोई राजा प्रचलित कानूनों के अनुसार शासन चलाता है। ये कानून राजशक्ति के प्रयोग के लिए उपयुक्त प्रणाली का सृजन करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ अभिजात वर्ग स्थानीय नायक का प्रवर्तन करता है। संसद के सदन राजनीतिक कार्य संपन्न करते हैं। पुरोहित वर्ग के अधिकारों की मान्यता दी जाती है और नगरों को ऐतिहासिक विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। राजतंत्र का मूल सिद्धांत सम्मान है, अर्थात इसमें गिने चुने सुयोग्य लोगों को विशेष महत्व दिया जाता है। मॉन्टेस्क्यू के समकालीन फ्रांस और अन्य कई यूरोपीय देश में यह प्रणाली प्रचलित थी। राजतंत्र की यही खूबी है कि इसमें राजमुकुट तथा सर्वसाधारण के बीच मध्यवर्ती समूह विद्यमान होते हैं। यह भूमिका कुलीन वर्ग निभाता है। यदि यह मध्यवर्ती समूह विद्यमान ना हो तो राजतंत्र नहीं रहेगा, वह निरंकुश तंत्र बन जाएगा। इस प्रकार से इसके दूसरे अंग अर्थात राजतंत्र को देख लिया। अब हम इसके तीसरे जो प्रकार है उसको देखेंगे। वह है निरंकुश तंत्र, जिसको डेस्पोटिज्म भी कहा जाता है। निरंकुश तंत्र एक व्यक्ति का शासन है जो केवल अपनी इच्छा और सनक से काम लेता है। वह किन्हीं कायदे कानून में नहीं बंधा होता है। निरंकुश तंत्र का मूल सिद्धांत भय होता है। इसमें कोई ऐसे गुण नहीं पाए जाते जो इसके अवगुणों को प्रतिसंतुलित कर सके या किन्हीं मध्यवर्ती शक्तियों को सहन नहीं करता। यदि कहीं कोई शक्ति इसे संयत कर सकती है तो वह धर्म की शक्ति होती है। निरंकुश तंत्र के अंतर्गत सत्ता के प्रति कोई चुनौती सहन नहीं की जाती, बल्कि चुपचाप उसके आदेशों का पालन करना अनिवार्य होता है। शिक्षा इस ढंग से दी जाती है जिससे लोग शासक को आज्ञाकारी बन सके। ऐसी कोशिशें की जाती हैं कि जनसाधारण जाहिल, डरपोक, कायर और तब्बू बने रहें। लोगों में परस्पर सम्मान की भावना को बढ़ावा नहीं दिया जाता, बल्कि उन्हें तलवार के साए में जीना सिखाया जाता है। मॉन्टेस्क्यू के विचार से निरंकुश तंत्र में विद्रोह की भावना इसलिए नहीं पनप पाती क्योंकि बड़े बड़े साम्राज्यों के शासन को प्रभावशाली बनने का और कोई तरीका नहीं है। निरंकुश तंत्र मनुष्य के मनोवियोगों के सहारे
चलता रहता है, जो सर्वत्र पाया जाता है। अब हमारा अगला अध्याय जो है वह है शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत से संबंधित। उसमें हम देखते हैं कि मॉन्टेस्क्यू ने इस पुरानी मान्यताओं का खंडन किया है कि कोई ऐसा शाश्वत प्राकृतिक कानून है जो सकारात्मक कानून से श्रेष्ठ है। इसके विपरीत मॉन्टेस्क्यू ने यह मान्यता रखी है कि समाज के कानून, उसकी शासन प्रणाली, जलवायु, धर्म, लोकाचार, रीति रिवाज और अर्थव्यवस्था से जुड़े होते हैं। फिर भी उसने प्राकृतिक कानून के विचार को अपने विश्लेषण से एकदम बाहर नहीं निकाल दिया है। उदाहरण के लिए उसने निरंकुश तंत्र, दास प्रथा और धार्मिक उत्पीड़न की निंदा इस प्रकार की है कि ये सब कानून या मानव प्रकृति के विरुद्ध है। इस तरह वह एक और कानून की प्रत्यक्षवादी और सापेक्षवादी संकल्पनाएं तथा दूसरी ओर प्राकृतिक कानून की मान्यता के बीच झूलता रहता है और अपना कोई स्थिर दृष्टिकोण व्यक्त नहीं कर पाया है। परंतु संविधानवाद के क्षेत्र में मॉन्टेस्क्यू का योगदान काफी महत्वपूर्ण है। उसने लिखा है कि मनुष्य सब जगह मनोवियोगों के वश में होता है, जिसने निरंकुश तंत्र की स्थापना की संभावना को बढ़ जाती है। अतः निरंकुश तंत्र के विकल्प स्थापित करना सचमुच कठिन होता है। स्वतंत्र शासन प्रणाली स्थापित करने के लिए विलक्षण प्रतिभा और निपुणता अपेक्षित होती है। इसके लिए यह जानना जरूरी है कि राजनीतिक शक्तियों को संयुक्त कैसे किया जाए, उन्हें नियमों के अधीन कैसे रखा जाए, उन्हें संयत कैसे किया जाए और उन्हें एक साथ सक्रिय कैसे किया जाए। मॉन्टेस्क्यू को तत्कालीन इंग्लैंड की शासन प्रणाली में ये सारी विशेषताएं दिखाई दी। अतः उसने इसे एक आदर्श शासन प्रणाली के रूप में सराहा भी है। मॉन्टेस्क्यू से पहले जॉन लॉक ने शासन की कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियों में अंतर स्पष्ट किया था। मॉन्टेस्क्यू ने इससे आगे बढ़कर इन शक्तियों के पृथक्करण को स्वतंत्रता और जरूरी शर्त के रूप में सामने रखा। उसने तर्क दिया कि जब विधायी शक्ति कार्यकारी शक्ति के साथ मिला दी जाती है या न्यायिक शक्ति विधायी शक्ति के साथ मिला दी जाती है, तब स्वतंत्रता लुप्त हो जाती है। अतः उसने यह मांग की कि एक शक्ति को दूसरी शक्ति पर रोक लगाना चाहिए, जिसको हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं पावर मस्ट चेक पावर। इस तरह मॉन्टेस्क्यू ने सीमित शासन के सिद्धांत की नींव रखी। मॉन्टेस्क्यू के आलोचकों ने संकेत दिया कि उसने इंग्लैंड के संविधान को समझने में भूल की, क्योंकि उपयुक्त बातें इंग्लैंड के अलिखित संविधान की विशेषता थी ही नहीं। परंतु यह बात महत्वपूर्ण है कि 1787 में जब संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व का पहला लिखित संविधान बनाया गया, तब वहां के नागरिकों की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत को व्यवहारिक रूप देने का प्रयत्न किया गया, जिसे मॉन्टेस्क्यू ने स्थापित किया था। यही कारण है कि अमेरिकी संविधान का मूल ढांचा ब्रिटिश संविधान के ढांचे से भिन्न है। हालांकि दोनों का ध्येय नागरिक स्वतंत्रता की
रक्षा करना होता है। इस प्रकार से मॉन्टेस्क्यू ने शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत की व्याख्या की और वे काफी हद तक सफल माने जाते हैं, जिसका प्रमाण हमें अमेरिकी संविधान में देखने को मिलता है। अब हम अपने विषय का निष्कर्ष देखते हैं कि मॉन्टेस्क्यू शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को जो प्रस्तुत किए थे वह समाज वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अधिक सार्थक था। शासन के ढांचे का विवरण के लिए यह उतना सार्थक नहीं था। इंग्लैंड में दरअसल राजतंत्र और जनसाधारण के बीच एक प्रभावशाली मध्यवर्ती समूह कुलीन तंत्र विद्यमान था, जो अपने हितों पर आंच आते देखकर शासक की इच्छा का विरोध करना या उससे बातचीत चलाने में समर्थ था। जहां कुलीन वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए लॉर्ड सभा संगठित थी, वहां जनसाधारण के प्रतिनिधित्व के लिए कॉमन सभा, जिसे हम लोग हाउस ऑफ कॉमन्स भी कहते हैं, विद्यमान थी। लगता है कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच शक्तियों के पृथक्करण को मॉन्टेस्क्यू ने शासन के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों के पृथक्करण के साथ मिला दिया था। इसके अलावा मॉन्टेस्क्यू पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि उसका चिंतन बहुत अव्यवस्थित था। द स्पिरिट ऑफ लॉज के विवेच्य विषय किसी तर्क संगत क्रम में नहीं रखे गए, अतः कई बार उसके अभिप्राय को समझना कठिन हो जाता है। उसकी परिभाषाएं अस्पष्ट हैं, उसके विचारों में अनेक असंगतियां भी पाई जाती हैं। उसने समाज के ढांचे और शासन के ढांचे को आपस में इतना उलझा दिया कि उसका सुझाव अनेक भ्रांतियां पैदा करता है। उसने कानून के विविध रूपों को इतना मिला जुला दिया कि उसका तात्पर्य स्पष्ट नहीं हो पाता है। कहीं वह प्राकृतिक कानून को परे रखकर सकारात्मक कानून को प्रधानता देता है, कहीं प्राकृतिक कानून को मार्गदर्शक सिद्धांत बना देता है। परंतु इन आलोचनाओं के बावजूद मॉन्टेस्क्यू अपनी विलक्षण प्रतिभा के लिए विख्यात है और परवर्ती चिंतन पर उसका गहरा प्रभाव हम देखते हैं। इस प्रकार से हमारे ये विषय उपयुक्त 4 अध्यायों के माध्यम से समाप्त होते हैं। हम इस विषय को अध्ययन के पश्चात हम इससे क्या सीखते हैं या क्या समझते हैं, जो हमारा इस पूरे विषय का निचोड़ या निष्कर्ष या आउटकम के रूप में हम देख सकते हैं कि मॉन्टेस्क्यू ने शासन, समाज और सभी राजनीतिक संस्थाओं का अच्छे से अध्ययन किया और अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने शासन के 3 रूपों की व्याख्या की। पहला जो रूप था वह था प्रजातंत्र, दूसरा जो रूप था वह था प्रजातंत्र के बाद जो दूसरा रूप था वह था राजतंत्र, और जो तीसरा रूप था उसे निरंकुश तंत्र की संज्ञा दी। प्रजातंत्र में जनता के प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने जाते थे और वहां जनता का शासन कायम किया जाता था। दूसरी तरह की शासन व्यवस्था में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, जिसमें राजा शासन करता था और राजा जिन पर शासन करता था उनके बीच एक कुलीन तंत्र होता था, जो राजा और जनता के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका का निर्वहन करता था। और एक तीसरे प्रकार की शासन व्यवस्था का जिक्र उन्होंने किया है, जिसके द्वारा जिसे हम लोग जिसे डेस्पोटिज्म या निरंकुश तंत्र की संज्ञा दी है। डेस्पोटिज्म या निरंकुश तंत्र का मतलब वैसा शासन जिसमें एक व्यक्ति का शासन होता है
वह निरंकुश होता है, स्वेच्छाचारी होता है तथा वह किसी की भी बातों को नहीं मानता। वह अपनी इच्छा और सनक से शासन संचालित करता है। इसमें जनता के हितों की अवहेलना पाई जाती है। इसलिए इन 3 शासन स्वरूपों की व्याख्या के पश्चात इन्होंने मॉन्टेस्क्यू ने अपना जो सिद्धांत प्रस्तुत किया है, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, उसमें उन्होंने शासन के विभिन्न अंगों को अलग अलग शासन व्यवस्था संचालित करने का सलाह दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक शक्ति को दूसरी शक्ति के साथ अलग रखना चाहिए। जैसे विधायिका को कार्यपालिका से और न्यायपालिका से अलग रखना चाहिए, उसी तरह कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखना चाहिए। अगर ये शक्तियां या इस तरह से मिल जाएंगी तो हमारा शासन तंत्र विफल हो जाएगा। इसी को शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत बताया है। इस सिद्धांत के द्वारा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के अलग अलग कार्य करने एवं एक दूसरे पर नियंत्रण रखने का दायित्व बताया है। ये पृथक्करण सिद्धांत इंग्लैंड पर लागू नहीं होता, क्योंकि वहाँ राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है और साथ ही सामान्य जनों के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स की व्यवस्था है। जबकि इसके विपरीत जब 1787 में संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान की रचना की गई तो उसमें स्वतंत्रता के सिद्धांतों और शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांतों का इस्तेमाल किया गया। जो पहला लिखित संविधान बना उसमें मॉन्टेस्क्यू के विचारों को प्रमुखता से स्थान दिया गया। इस प्रकार से जो मॉन्टेस्क्यू के विचार हैं कहीं ये काफी संतुलित हैं, जबकि ये अन्य जगह पे असंतुलित हो जाते हैं। कभी कभी इसके विचारों और इसके सिद्धांतों में परस्पर द्वंद्व होता है, दोनों विपरीत दिशा में जाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम इनके सिद्धांतों की वृहद विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि यह काफी उपयोगी और भविष्य के लिए प्रेरणादायी सिद्धांत थी। और जिसमें इस सिद्धांत में जो शक्तियों को अलग अलग रखने की बातें बताई गई थी वह भी काफी उपयोगी होती हैं, क्योंकि वर्तमान समय में भी भारतीय जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का स्वरूप है वह परस्पर स्वतंत्र है, लेकिन एक दूसरे पर नियंत्रण रखने के कार्य में वो कार्य करती हैं। तो कुल मिलाकर हम अपने विषय को यहीं समाप्त करेंगे। उम्मीद है कि आपको यह विषय समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप हमें कमेंट्स में अपने सवाल पूछें, हम आपका अवश्य उत्तर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।